चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को एक बार फिर से मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नया बजट आया है और इसने सबको हिला के रखा है। क्या चेंजेस आई हैं, क्यों आई हैं, लेकिन कईयों को तो फायदा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन ये मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा हिले हैं तो वो है माइग्रेशन इंडस्ट्री। जो माइग्रेंट्स हैं उनको यही समझ नहीं आ रही है कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट हो सकते हैं, किस किस को इफेक्ट आया है, कौन कौन सी जो वीजा कैटेगरीज हैं वो इन्वॉल्व हैं। इन सब का आंसर देने के लिए हमारे साथ यहाँ पे है कुणाल जी फ्रॉम मोजेस ग्रुप। जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हमारे व्यूअर्स के भी होंगे डेफिनेटली, उनका कुछ ना कुछ आंसर्स तो हम कोशिश करते हैं कि लेके आए। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि इन क्वेश्चंस में इतने टाइम में आपके आंसर्स नहीं दे पाए हैं तो प्लीज अपने क्वेश्चन हमें डायरेक्टली भेज सकते हैं। आप अपना फ्रेंड चैनल gmail.com या फिर कुणाल जी का नंबर नीचे दिया हुआ है, आप कुणाल जी को डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बजट से। तो पहले तो कुणाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। कुणाल जी स्टार्ट करते हैं बजट से। बजट आया है तो आपको भी पता है कि पूरे जो हमारे माइग्रेंट्स हैं स्पेशली उनको एक ही क्वेश्चन है कि क्या बजट है, क्यों आया है और उनको किस तरह से इफेक्ट है। तो पहले तो हम लेके चलते हैं अपडेट से। आप थोड़ी सी अपडेट्स बताएं कि क्या अपडेट्स आई हैं इस फाइनेंशियल बजट में। हाँ जी ज़रूर। ये थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट इस तरह का आएगा जिसमें थोड़ा बहुत जितना सीट्स पहले लास्ट ईयर थी उससे कम हो जाएंगी। और कोविड के चलते ही पिछले 6 महीने से एक ट्रेंड ही ऐसा बन गया था कि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल ऑक्यूपेशंस को ही कंसिडर कर रहे थे जब स्किल्ड माइग्रेशन की बात करें या एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड की बात करें, तो काफ़ी कम इन्विटेशंस या काफ़ी कम वीज़ाज ग्रांट हो रहे थे। अब ये सब अब एवरीबडी वाज वेटिंग, हर कोई यही चीज़ वेट कर रहा था कि कब 6 अक्टूबर को बजट होगा, कुछ ऐसा निकलेगा जिसके अंदर शायद कुछ बेनिफिट हो माइग्रेंट्स के लिए या फिर ऑनशोर रहने वालों के लिए कुछ बेनिफिट्स हो। तो मैं एक थोड़ा ब्रीफ आपको पहले कर देता हूँ कि डिपार्टमेंट ने किस तरह से माइग्रेशन प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। तो माइग्रेशन प्रोग्राम में टोटल जो सीट्स इन्होंने रखी हैं इस साल के अंदर की वो वीज़ा ग्रांट करेंगे। दे हैव केप्ट इट सेम जो लास्ट ईयर था 160,000। उसके बाद अब क्या हुआ, इसमें काफ़ी मेजर पोर्शन जो था वो स्किल्ड वीज़ा लेता था, उसके बाद एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड का काफ़ी मेजर पोर्शन होता था। ड्यू टू कोविड की वजह से उन लोगों ने क्या करा कि जो परसेंटेज कट डाउन करी है, मेजॉरिटी परसेंटेज कट डाउन ही स्किल्ड वीज़ास की कर दी है। तो अब स्किल्ड वीज़ा की कैटेगरीज होती हैं 189 जो इंडिपेंडेंट स्किल्ड वीज़ा है, 190 जो स्टेट नॉमिनेशन कैटेगरी है, 491 जिसमें फैमिली कैटेगरी आती है जिसमें आप फैमिली मेम्बर के थ्रू स्पॉन्सरशिप ले सकते हो या रीजनल के थ्रू स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। इन सब के अंदर जो उन्होंने सीट्स कम कर दी हैं, ओवरऑल इट इज़ मोर देन 50% की डिफरेंट स्ट्रीम में सीट्स ओवरऑल कम हो चुकी हैं। तो पहले स्किल इंडिपेंडेंट की बात करते हैं जो 189 की स्ट्रीम थी। मैं आपको यहाँ पे सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने अभी बोला कि यू आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि ऐसा बजट आएगा, इवन दो कि यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन स्टिल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एज अ माइग्रेट एजेंट आपको क्यों लग रहा था कि ऐसा बजट आएगा। द रीजन आई एम आस्किंग क्योंकि गवर्नमेंट को ये इस टाइम पे ये मेरे अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को ये प्लान करना चाहिए था कि वो स्किल माइग्रेशन को ज्यादा लेके आए ताकि यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उनको बढ़ावा दे सके, जिसको स्किल की जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है, वो रख पाए। लेकिन आपने पहले ही एक्सपेक्ट करा कि ऐसा नहीं आएगा, क्यों? देखिए क्या होता है, माइग्रेशन का जो प्लान है उस प्लान के पीछे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते। अभी अगर आप देखोगे कि ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स जब से कोविड शुरू हुआ है तो ओवरसीज से यहाँ पे आने वाले लोगों को काफ़ी कम कर दिया गया है। अब माइग्रेशन प्रोग्राम जो प्लान होता है उसमें सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग हैं, दी एंटायर आइडिया ऑफ माइग्रेशन प्रोग्राम की बाहर से कितने लोग हम ला सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तरीके से लाएं चाहे वो स्किल के तरीके से लाएं। अब इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया कोशिश क्या कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट देयर बॉर्डर्स, क्योंकि अभी अगले साल मिड तक का ये अनाउंसमेंट है कि कोई भी टेम्पररी एंट्रेंट भी एंटर नहीं कर सकता कंट्री के अंदर। तो उस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया के पास क्या ऑप्शन था कि मेजॉरिटी ऑफ जो ऑनशोर एप्लीकेंट्स हैं उन लोगों को प्रायोरिटाइज करें। और दूसरा क्या होता है, स्किल्ड एप्लीकेशन के अंदर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जितने ऑनशोर हैं उसका नंबर ही इतना ज़्यादा है और प्रोपोर्शन इतनी ज़्यादा है कि वो सब बाकी सब ऑप्शंस को हाइड कर देता है, इट ओवरटेक्स एवरीथिंग एल्स। तो ये एक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि पिछले 6 महीने से एक ट्रेंड बना आ रहा था जहां पे इन्विटेशन बहुत कम हो रहे थे। तो अब ये लाजमी था कि अगर इन्विटेशन कम आ रहे हैं तो डिपार्टमेंट किस वजह से इन्विटेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि ओवरसीज से लोगों को नहीं बुलाना है। अब एग्जाम्पल के तरह पे आपको बताता हूँ कि मेरे पास क्लाइंट आता है जो ओवरसीज से फ़ोन करता है, उसके पास भी एक सेम पॉइंट्स हैं जितने एक ऑनशोर एप्लीकेंट्स के पास हैं। डिपार्टमेंट को क्या करना है, उसको
उनको ये भी देखना है कि मेरे पास स्किल्ड वाला एप्लीकेंट भी आए, और ये भी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि ओवरसीज एप्लीकेंट को भी नहीं इन्वाइट करेंगे। तो ये जो ट्रेंड था ये कॉन्टिन्यूस रहा है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑनशोर लोगों को इन्वाइट किया है जितने ऑनशोर से अप्लाई करते थे, और साथ ही साथ में यही देखा है कि लिमिटेड सेक्टर्स जो उन लोगों ने केटर करे हैं, जिसको हम क्रिटिकल सेक्टर्स या एसेंशियल कह लें या क्रिटिकल सेक्टर्स कहें, उन सेक्टर्स में इन्वाइट करेंगे। तो अगर ये मेंटालिटी एक बार डिपार्टमेंट ने बनाई थी कि इस टाइम पे इनवाइट करेंगे इतने लोगों को, तो फर्दर ऑन दिस मेंटालिटी वुड हैव कंटिन्यूड। और यही हमने रिफ्लेक्शन देखा जब मिस्टर एलन टच ने भी जब बोला, उन्होंने यही बोला कि हम इस टाइम पे अपने माइग्रेशन प्रोग्राम को इस तरह से बना रहे हैं कि हम बाकी वीजास पे भी फोकस करें और अपनी इकोनॉमी पे करें। तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड को उन्होंने ज़्यादा शेक नहीं करा, बट एट द सेम टाइम उसकी सीट्स भी कम कर दी, और स्किल्ड को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस टाइम पे करा उस वजह से। तो वो एक्सपेक्टेशन पिछले 6 महीने के ट्रेंड से बेसिस हो रही थी कि 6 महीने में जो उन्होंने करा है दे में कंटिन्यू, बट हाँ इतना एग्रेसिवली इसको कम कर देंगे वो एक्सपेक्टेड नहीं था। एज आई सेड, अब उसको हमने कैसे लेना है अगेन इज समथिंग विच आई वुड डिस्कस ओवर दिस व्हेन वी विल फर्दर गो ऑन, कि हम इसको किस तरह से लें, अपने स्टेप्स कैसे रखें। तो टू आंसर दैट क्वेश्चन जो आपने पूछा कि इट वाज जस्ट एन एनालिसिस, क्योंकि हम भी एनालिसिस देखते हैं कि कैसे चल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अब बात करें कि स्किल माइग्रेशन, आपने बोला कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्किल माइग्रेशन हुआ है, तो कैसे हुआ है? अच्छा, तो जैसे मैंने बोला 189 जो वीजा था जिसके अंदर 16,000 प्लस सीट्स थी पिछले साल, इस साल उसकी सीट्स घटा के 6,500 कर दी हैं। अब ये 6,500 स्किल इंडिपेंडेंट की जो सीट्स हैं, दिस इंक्लूड इसमें स्किल इंडिपेंडेंट में 2 कैटेगरी होती हैं, एक स्किल इंडिपेंडेंट और दूसरे होते हैं न्यूजीलैंड स्ट्रीम के स्किल वीजा एप्लीकेंट्स। अब उसके 6,500 में दोनों इंक्लूडेड हैं, जो आपके न्यूजीलैंड स्ट्रीम है वो भी इंक्लूडेड है, और जो स्किल इंडिपेंडेंट के एप्लीकेंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। बाइफर्केशन इसका ऐसे नहीं होता है, अगेन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हमेशा प्रोपोर्शन ज़्यादा ही होती है स्किल एप्लीकेंट्स की कंपेरेटिव टू न्यूजीलैंड एप्लीकेंट्स। बट 6,500 वीजाज अगर उन्होंने इस साल ग्रांट करने हैं, विच मीन्स कि इन्विटेशन राउंड में जो इन्विटेशन आने वाले हैं, चाहे वो क्रिटिकल हो चाहे वो नॉन क्रिटिकल हो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड अक्रॉस दिस ईयर। मतलब कि जून तक जो होंगे इन्विटेशन काफ़ी कम रहेंगे वो। उसके बाद स्टेट नॉमिनेशन के अंदर जो पिछली बार सीट्स थी उससे घटा के स्टेट नॉमिनेशन की सीट्स इस टाइम सिर्फ 11,200 रह गई हैं। 25,000 अराउंड सीट्स थी लास्ट ईयर फॉर स्टेट नॉमिनेशन, तो मैं 11,200 सीट्स की जो बात कर रहा हूँ, दैट इज अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया दे हैव ओनली गिवन 11,200 सीट्स। तो सारी स्टेट को मिला के 11,200 सीट्स मिली हैं। अब उसमें क्या होता है कि किस स्टेट को प्रायोरिटी दी जाएगी, कौन सी स्टेट कितने इन्विटेशंस देगी, वो सब डिपेंड करता है कि मेजॉरिटी ऑफ शेयर किस स्टेट के पास जाता है। जैसे विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स बड़ी स्टेट्स हैं, दे मे गेट अ मेजर एलोकेशन ऑफ द सीट्स, बट इसमें अगर मैं मेजर एलोकेशन को भी देख के चलूंगा तो स्टेट्स काउंट करने के बाद कुछ खास नंबर ऑफ सीट्स नहीं आएंगे, क्योंकि पुराने वीजाज भी पड़े हैं जिनको प्रोसेस करना है स्टेट्स के पास, और क्रिटिकल ऑक्यूपेशंस में भी अभी इंटरिम जब खुला था तो भी इतने इन्विटेशंस नहीं गए हैं, तो क्रिटिकल ऑक्यूपेशन के एप्लीकेंट्स भी बहुत सारे होने वाले हैं। उसके बाद दो रीजनल के अंदर एक जो अगली स्ट्रीम है जिसके अंदर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सर्ड वीजा इंक्लूडेड है और स्किल्ड वर्क रीजनल इंक्लूडेड है, उसमें भी 11,200 सीट्स हैं। तो इसके अंदर जो कैटेगरीज ऑफ वीजाज आती हैं वो है 491, जिसमें आप अपनी फैमिली कैटेगरी को इंक्लूड करते हैं, रीजनल के थ्रू स्पॉन्सरशिप अगर आपको मिलती है वो कैटेगरी इंक्लूड करते हैं, और अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा आपको रीजनल के थ्रू मिलता है वो कैटेगरी इंक्लूड करते हैं। तो 3 स्ट्रीम के लिए सिर्फ और सिर्फ 11,200 सीट्स दी हैं उन्होंने ओवरऑल टोटल। जब मैं इन सीट्स की बात कर रहा हूँ, इट इंक्लूड्स योर फैमिली मेंबर्स एज वेल, तो ये नहीं है इसमें सिर्फ वीजा एप्लीकेंट इंक्लूड है, तो इतने इन्विटेशंस नहीं, ये टोटल सीट्स होंगी जो दी जाएंगी जितने एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे उनको वीजास, तो इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स। इंक्लूडिंग फैमिली जी। तो अगर हम मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेंट्स देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में सिंगल होते हैं, उसके बाद फिर प्रोपोर्शन है जिनकी कपल होते हैं, देन विद फैमिली वंस। सो हाँ, तो जो अब समझे जिनकी फैमिली है, जिनके पास डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए भी सीट्स जानी है, तो अगेन दिस नंबर इंक्लूड दैट एज वेल। और उसके बाद एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए उन्होंने सीट्स जो हैं वो भी 22,000 कर दी हैं ओवरऑल, विच वाज ऑलमोस्ट ओवर 40,000 इवन इन द लास्ट ईयर जो इन्होंने ग्रांट किए थे। तो 22,000 सीट्स के अंदर आपके पास मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, अब जितने स्किल्ड वीजा एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए अब सिर्फ जो एक होप है, या तो वो एक एम्प्लॉयर अगर वो काम कर रहे हैं पिछले 2 सालों से तो वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये माइग्रेशन प्रोग्राम या ये नंबर्स कैन स्टे अराउंड फॉर दिस ईयर एंड मे बी इसका सिमिलर कुछ मिलता जुलता अगले साल भी रहेगा। हाँ, 2023-24 में उन्होंने बोला कि माइग्रेशन नंबर्स को वो 200,000 से ऊपर लेके जाएंगे, और अगेन उसमें बेनिफिट जो है, मेजॉरिटी ऑफ द बेनिफिट जाएगा सिर्फ स्किल्ड इंडिपेंडेंस को ही, क्योंकि उनके नंबर्स ही ओवरऑल कम रहे हैं। अगेन
स्किल्ड माइग्रेंट्स का कम होने का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री पे आ सकता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जो लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उनको पता होता है कि अगर हमने स्टडी करनी है तो हमें ये पता है हमारे पास कल एक पाथवे हो सकता है जिसके बेसिस पे हम स्किल्ड वीज़ा डाल सकते हैं। अदरवाइज एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड, फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ाज के एप्लीकेंट्स कंपेरेटिवली काफ़ी कम होते हैं, तो स्किल कैटेगरी के अंदर बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। सो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट, मैं इसे बोलूँगा, अफोर्ड नहीं कर सकता वो कि अपने आप को इतना बड़ा एक झटका दें कि वो इसको लॉन्गर टर्म के लिए रखेंगे। हाँ, ये सब कंट्रोल मेजर्स अभी इस टाइम के लिए हैं टू कंट्रोल की ओवरसीज से माइग्रेंट्स ज़्यादा ना आ सके। एंड आई थिंक पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, जितने भी एप्लीकेंट्स यहाँ पे हैं, दे डेफिनेटली हैव टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली कि अगर यहाँ रहना है तो आप किस भी वीज़ा के ऊपर हैं उसके हिसाब से आप अपना प्लान बना लें अगले साल 2 साल के लिए, कि अगर आपको इनवाइट मिल जाता है बहुत अच्छा है, कोशिश करें। अभी हम बात करेंगे उस बारे में क्या हमें ऑप्शन लेनी चाहिए, बट इट इज़ अ टाइम व्हेन आई वुड से होल्ड टाइट, कि आगे के लिए चलने के लिए ऐसा मत सोचें, पैनिक नहीं करना है बस इस टाइम पे। आपने अभी एक बात करी थी बीच में कि एजुकेशन के बाद ही जो प्लान करते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन की भी बात करें तो थोड़ा बजट में उन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी डाला है कि एजुकेशन भी हार्ड कर रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन हार्ड कर रहे हैं, इज इट फॉर द ऑस्ट्रेलियन किड्स ओनली, या फिर वो ओवरसीज के लिए भी हार्ड कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में ज्यादा एडमिशन ना लेके सिर्फ टेक में जाएं जैसे उन्होंने प्लान करा है? अभी देखिए, जो इम्पैक्ट फीस को लेके हुआ है दैट इज ओनली फॉर द लोकल स्टूडेंट्स। ओवरसीज स्टूडेंट्स के ऊपर ऑलरेडी फीस का इम्पैक्ट इतना रहता ही है, बिकॉज दे प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। वहाँ पे ओवरसीज से अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है तो उसको पता होता है कि एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी मुझे स्पेंड करना है। सो उनके हिसाब से अभी जो चेंजेस कर रहे हैं, दे आर लुकिंग इनटू कंसिडरेशन जो ऑन शोर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फीस हाइक करने की कर रहे हैं। बट ऑफ शोर जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो प्लान अब ऐसा है कि आपने एडमिशन ले रखा है तो भी आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, बिकॉज इस सेमेस्टर में या फिर अगले फरवरी सेमेस्टर में अगर वो लोग नहीं करते हैं शुरुआत वापस ऑन शोर आने की, तो दे ऑल हैव टू कंप्लीट देयर स्टडीज़। जो स्टडी करनी है उनको ऑनलाइन ही करनी है। तो मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर या एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर अगर खोलते हैं तो ऑलमोस्ट उसके बाद ही ऑस्ट्रेलियन आके वो प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया आके वो ऑस्ट्रेलियन स्टडी का एक जो बेनिफिट है वो रीप कर पाएंगे। दूसरी चीज आपने अभी जो स्किल माइग्रेशन के लिए बोला है, लेकिन ड्यू टू कोविड बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपने अभी बात करी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो ये प्लान वो इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुत सारे जो टेम्पररी आउटसाइडर्स आते हैं वो ना आ सके, बिकॉज दे आर प्लानिंग टू क्लोज द बॉर्डर्स। लेकिन अभी ड्यू टू कोविड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो छुट्टियां मनाने इंडिया गए और अभी तक वापस नहीं आ पाए। ठीक है, अगर हम उनकी बात करें तो क्या ये उनको भी इम्पैक्ट कर रहा है ये नंबर, जो इंडिया में बैठे हैं, थोड़ी स्टडी जहाँ तो उनकी खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है, वो अब इंडिया से यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो उनको किस तरीके से ये इफेक्ट करेगा? देखिए, इसमें अब होना क्या है कि अब बॉर्डर्स तो क्लोज ही है अगेन। स्टेट जितने टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स हैं, जो स्टूडेंट वीज़ास पे गए, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ास पे गए, टेम्पररी रेजिडेंसीज पे ओवरसीज गए हैं, वो सारे दे आर स्टैंडर्ड ओवरसीज। वो सब इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि डिपार्टमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, अनलेस आपके पास कोई कंपेलिंग रीजन है ऑन शोर आने का, वो ट्रैवल नहीं करने दे रहा है। इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स नहीं, परमानेंट वीज़ा होल्डर्स, सिटीजन्स भी ओवरसीज में स्टैंडर्ड है इस टाइम पे। तो अगर आपके पास कोई कंपेलिंग ग्राउंड नहीं है तो वो आपको नहीं आने दे रहे हैं ऑन शोर। और इसके लिए अभी इन्होंने क्या है, पायलट बैचेस शुरू करे हैं। जैसे कि अब एक पायलट बैच शुरू करके 70 स्टूडेंट्स जो आपके नॉर्दर्न टेरिटरी में बुलाए रहे हैं, तो वो फर्स्ट से पहला पायलट बैच था जिसके अंदर 70 स्टूडेंट्स वुड बी कमिंग टू नॉर्दर्न टेरिटरी, और वहाँ पे फिर वो प्रॉपरली अपना उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा एंड देन दे विल फर्दर गो ऑन टूवर्ड्स अपने स्टडी के वो कंटिन्यू रख सकते हैं ऑन शोर। तो ये पायलट बैचेस में इन लोगों ने बुलाने का प्रोग्राम शुरू करा है, जिसमें दे डोंट वांट टू कॉल ओपन द बॉर्डर्स और उसके बाद सारा इम्पैक्ट, क्योंकि अब विक्टोरिया में जैसे एक थोड़ा सा थोड़ा फेल हो गया जब होटल क्वारंटाइन का सिस्टम था, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती थी। सो दे डू नॉट वांट टू ऑब्वियसली हैव अ सिचुएशन जिससे कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाएं और वो एक प्रॉब्लम बन जाए। ठीक है, नहीं वो तो मैं मान गई, लेकिन द मेन क्वेश्चन इज कि अब जो ऑलरेडी ओवरसीज हैं उनको किस तरह से ये बजट जो इम्पैक्ट कर रहा है, क्या वो अपनी पीआर डाल सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं वो अपना? क्योंकि कई तो जैसे इन द मिडिल वो अपनी स्टडी छोड़ के चले गए हैं, या कईयों ने ऐसा करा कि स्टडी खत्म करी है फिर चले गए, दे आर वेटिंग टू अप्लाई फॉर द पीआर, लेकिन इस बजट के बाद उनको क्या इम्पैक्ट आ रहा है? देखिए, बजट से इम्पैक्ट ये है, ओवरसीज एप्लीकेंट्स जितने थे मोस्ट लाइकली वो सारे अगर स्टूडेंट वीजा उनको अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टडी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो आप अगले ही अपने टीआर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो इसको एक बेनिफिट करने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा स्टेप करा है, जहाँ पे 485 वीज़ा, अगर कोई भी स्टूडेंट वीज़ा पे है और वो ओवरसीज़ गया तो वो अपनी स्टडी ओवरसीज़ कंप्लीट कर सकता है।
और कंप्लीट करके वहीं से 485 वीज़ा भी डाल सकते हैं। स्टडी के बाद 485 एक टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा होता है, जिसमें आप 2 साल के लिए यहाँ पे अपनी वर्क कर सकते हैं अपनी स्टडी के बाद। तो वो वीज़ा के लिए पहले रिक्वायरमेंट थी कि आप ऑनशोर ही डाल सकते हैं और विद इन 6 मंथ्स डाल सकते हैं। अब उन्होंने इसके अंदर एक एडेड एडवांटेज डाल दिया कि अगर आप ओवरसीज़ हैं और स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप ओवरसीज़ रह के ही अपनी टेम्प्रेरी रेजिडेंसी डाल सकते हैं। और टेम्प्रेरी रेजिडेंसी डालने के बाद आपका जब वीज़ा ग्रांट हो जाएगा तो वो ग्रांट का पीरियड तभी शुरू होगा 2 साल का या 18 महीने का, जब आप ऑनशोर आज लैंड करेंगे। तो अगेन इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है टेम्प्रेरी रेजिडेंस के लिए। डेफिनेटली जिन लोगों ने टेम्प्रेरी रेजिडेंसी के वीज़ा पे ओवरसीज़ गए हैं उन लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि उनके पीरियड वहीं पे ख़त्म हो जाए। बट डिपार्टमेंट इस चीज़ को लेके काफ़ी फ्लेक्सिबल रहने वाला है कि कल को आप विजिटर वीज़ा लेके ऑनशोर आना चाहते हो या कोई स्टूडेंट वीज़ा फर्दर लेके आना चाहते हो तो दे विल कंसिडर दोज ऑप्शंस, बिकॉज उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि ऑफशोर में जो स्टैंडर्ड हो गए हैं ना उनका कंट्रोल इस चीज़ पे था ना ही उनके प्लान्स इस वजह से सारे शटर हो गए। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक डिसएडवांटेज ही है। डेफिनेटली सबके प्लान्स इस तरह से रून हो गए हैं, बट अब कोरोना ने तो बहुत कुछ रून कर दिया है, तो एक सिर्फ माइग्रेशन प्रोग्राम को इम्पैक्ट अलग से नहीं हुआ, सब चीज़ों पे हो चुका उसका इम्पैक्ट। बट ग्रेजुअली ये सब कुछ फेज इन हो जाएगा या सब कुछ नॉर्मल पे आएगा। बस यही है कि इस टाइम पे आपको जो जो कंडीशंस बीट करके रखनी है, तो स्टूडेंट वीज़ा वाले को पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है, उसको ये नहीं सोचना है कि मैंने पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कल को अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो दोबारा स्टूडेंट वीज़ा डालोगे तो इट कैन इफेक्ट योर स्टूडेंट वीज़ा एज वेल। अगर आप टीआर पे गए हैं और आपको टेम्प्रेरी वीज़ा लेके या विजिटर लेके आना है, डिपार्टमेंट विल डेफिनेटली कंसिडर, आपको कंसिडर करेगा वो ऑनशोर आने के लिए, क्योंकि उनको पता था आप अपना टाइम स्पेंड थोड़ा सा मिस कर चुके हो और यहाँ पे आके फिर आपको फर्दर जो भी अपना प्रोसेस करना है वो कर सकते हो। और परमानेंट वीज़ा होल्डर्स कोई अगर अप्लाई करना चाहता है, अगेन ऐसा उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो ऑफशोर एप्लीकेंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे, बट हाँ ये ज़रूर बोला है कि ऑनशोर एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि कोई ऑनशोर से फाइल डाल रहा है तो उसको एक प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसी वजह से अगर मैंने जैसे आपको बोला कि और भी कैटेगरीज ऑफ वीज़ास हैं उन्होंने जिसमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई हैं, वो सब बेनिफिट देने वाली है ऑनशोर वालों को। तो I'll pretty much cover those things as well now. अब जैसे कि बिजनेस इनोवेशन और मैं सॉरी आपको फिर से एक चीज में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं I'm really sorry। दूसरी चीज ये है कि जैसे स्किल माइग्रेशन में आपने ये तो बोल दिया जो ऑनशोर है ऑफशोर है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पीआर की एप्लीकेशन डाली हुई है, दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, आर दे इंपैक्टेड इन द सेम वन? देखिए ऑफशोर एप्लीकेशंस में जहां जहां पे अगर आप ऑनशोर अप्लाई करके ऑफशोर चले गए हो तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लग सकता है। नहीं मैं वो बात नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपनी पीआर के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है जी, तो क्या वो भी इस नंबर से इंपैक्ट हो रहे हैं या ये दिस इज ओनली फॉर द न्यू एप्लीकेंट्स? नहीं बिल्कुल, देखिए इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ कि उनको मिलेगा नहीं ऐसा नहीं होगा। ये नंबर्स जो हैं ये वीजा ग्रांट होने हैं इस साल में, ये उसका नंबर है जो मैंने आपको बताया। तो इसमें जिसने अप्लाई कर रखा है उसको डेफिनेटली पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, बट हाँ प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट अब थोड़ा सा ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करेगा फाइल्स पे, इंश्योर करेगा कि वो जितने जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं या कहीं भी कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पे उनको कोई फर्दर क्वेश्चनिंग करनी है तो वो उस चीज़ के ऊपर पहले फोकस करेंगे रादर देन गिविंग अवे सम वीज़ा। जैसे पहले क्या हो रहा था, फरवरी वाले एप्लीकेंट्स को एक महीने में वीज़ा ग्रांट आ रहे थे स्किल्ड वीज़ास, उसके बाद उन लोगों ने थोड़ा सा उस चीज़ को अब डिले कर दिया। मार्च में जितने लोगों ने अप्लाई करा उन लोगों को ग्रांट्स नहीं आए हैं। तो हाँ अगर आपने ऑनशोर भी डाला है तो भी आप वेट ही कर रहे हैं अनलेस आपकी ऑक्यूपेशन किसी क्रिटिकल स्किल में है, जैसे कि नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उन सब के वीज़ा ग्रांट्स अभी भी उसी स्पीड पे चल रहे हैं, दे आर ग्रांटिंग वीज़ास। बट जितने भी नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उन सब के वीज़ा ग्रांट्स में थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम था उससे। जी ठीक है। तो अभी मैं जहाँ पे बात कर रहा था हमने स्किल रीजनल की बात भी करी, उसके बाद अब एक बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जिसकी सीट्स 13,500 कर दी हैं। अब सारी स्टेट्स जो रीजनल स्टेट्स हैं या मेजरली जो बड़ी स्टेट्स भी हैं, दिस वाज सेड बाय एलन टच एज वेल कि वो फोकस करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को थोड़ा सा बेटर और रिफाइन तरीके से करने के लिए। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए यूर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट और आपके पास पैसा है और आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस भी है तो बिजनेस इनोवेशन भी और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वीज़ा के ग्रांट्स आना डेफिनेटली अब बढ़ जाएगा बिकॉज द नंबर ऑफ सीट्स हैव गॉन 3 times। तो जितनी इन लोगों ने सीट लास्ट ईयर रखी थी उससे 3 times कर दी है सीट्स, तो वो एडवांटेज कहीं ना कहीं जो है एप्लीकेंट्स को आएगी जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आना चाहते हैं। अब एक स्किल इंडिपेंडेंट एप्लीकेंट भी सोचता है मैं 50,000 1 लाख 100,000 तक का मैं स्पेंड कर देता हूँ जब मेरी फीस लगती है या कुछ होता है,
तो अगर कोई प्रोग्राम ऐसा आता है, जैसे क्वींसलैंड के अंदर ऑनशोर एक 491 का प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप 100,000 वहाँ इन्वेस्ट करते हो, एक बिजनेस को 6 मंथ्स तक रन करते हो, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे बिजनेस वीज़ा के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप वो रन कर सकते हो. साउथ ऑस्ट्रेलिया वॉज प्रमोटिंग बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा, इनोवेटिव इन्वेस्टर. तो ये ऑप्शंस जो हैं अब आने वाले 1-2 महीने में काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारी स्टेट्स अपने इस प्रोग्राम के ऊपर फर्दर ज़्यादा अपनी पुश करेंगी. तो ये एक ऑप्शन है बहुत सारे लोगों के लिए, जो लोग स्किल में कहीं पे अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, दे कैन कंसिडर दिस एज एन ऑप्शन. एक ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम है. अब इस प्रोग्राम के अंदर पहले 5,000 सीट्स थी लास्ट ईयर के अंदर, और इस साल वो सीट्स बढ़ा के 15,000 कर दी हैं. जी, ट्रिपल अगेन. अब इसमें काफ़ी सारी जो फील्ड्स हैं जो कंसिडरेशन के लिए हैं, और बहुत सारे लोग हमें कांटेक्ट भी करते हैं. मेजॉरिटी जीटीआई वीज़ा के या डिस्टिंग्विश टैलेंट वीज़ा डालने के लिए अगर आप ग्लोबल टैलेंट स्कीम के थ्रू जाते हो, तो आपको डेफिनेटली अब रिक्वायरमेंट्स मीट करने में उतना ज़्यादा उनको फिल्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 5,000 सीट्स थी और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा थे, बट अब 15,000 हो गई हैं सीट्स. सो डेफिनेटली दे वुड स्टिल कंसिडर एप्लीकेंट्स. अब इसका एलिजिबिलिटी में थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली ये आइडिया होना चाहिए कि हम एलिजिबल भी हैं कि नहीं हैं. अगर आप एक पीएचडी ग्रेजुएट हैं, या आप अगले 6 महीने में ख़त्म कर रहे हैं, मास्टर्स बाय रिसर्च के ग्रेजुएट हैं, या हाई परफॉर्मिंग मास्टर्स के ग्रेजुएट हैं कोर्स वर्क के थ्रू, जिसमें आपके 80% से ज़्यादा हैं, तो ये स्ट्रीम में आप अपने आप को कंसिडरेशन दिखा सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं. अब जब मैंने आपको बताया ये 3 स्ट्रीम्स, इसके अंदर इन्होंने कुछ सेक्टर्स डिफाइन करे थे, तो आपको सिर्फ उन सेक्टर्स का देखना है कि अगर आप उन सेक्टर्स के अंदर फॉल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, तो अगर कोई भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो देन यू शुड कंसिडर योरसेल्फ इनटू दैट. दूसरा साइबर सिक्योरिटी है, एनर्जी एंड माइनिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है. उसके बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल्स है, क्वांटम इंफॉर्मेशन है, एडवांस डिजिटल है, डेटा साइंस है, आईसीटी है, और स्पेस एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग भी है. तो ये सारी स्ट्रीम्स जो हैं, ये आपको इन स्ट्रीम्स के अंदर अगर आपके पास पीएचडी है, रिसर्च मास्टर्स की क्वालिफिकेशन है, या हाई आपने मास्टर्स इन कोर्स वर्क करा है अच्छे परसेंटेज के पास, 80+ के बाद, तो आप इस चीज़ के अंदर अपने आप को अप्लाई करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं. दूसरा, अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में रह के 153,900 से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं या कर रहे हैं, और इन स्ट्रीम्स के अंदर ही कर रहे हैं जो मैंने अभी मेंशन करी, तो भी आप अपने आप ये वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. सो अगेन, या तो मैंने स्टडी करी है, या मैंने इतनी इनकम डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना अर्न करना है. अगर आप ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आप अर्न कर सकते हैं परमानेंट वीज़ा लेने के बाद, उसका सीधा मतलब ये है कि अगर मैं 120,000 अर्न कर रहा हूँ, 110,000 अर्न कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि मैं 153,900 अर्न कर सकता हूँ, तो जैसे मेरी परमानेंट वीज़ा मुझे ग्रांट होता है, तो वो आपके लिए एक ऑप्शन है. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आईटी एप्लीकेंट्स फॉल इनटू दिस ब्रैकेट. काफ़ी ज़्यादा आईटी के एप्लीकेंट्स, एग्रीकल्चर के एप्लीकेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग वाले जितने एप्लीकेंट्स हैं, वो सारे इसमें फॉल करते हैं. तो आप ये ऑप्शन अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 15,000 इज़ अ ह्यूज नंबर. आप ये समझे कि एक बहुत मेजर पोर्शन स्किल के लिए जो आईटी एप्लीकेंट्स के पास था, जिनके पास जॉब्स हैं, या जिन लोगों ने अच्छी लेवल पे स्टडी कर ली है, रिसर्च या पीएचडी, वो डेफिनेटली अपने आप को कंसिडर करें इस ऑप्शन वीज़ा के लिए, और वो अप्लाई कर सकते हैं. अब इसके अंदर क्या होगा कि आपको एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डलता है, उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट इनवाइट करता है. तो डेफिनेटली अब जैसे इन्होंने बोला कि अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में करना है, तो आप मेरे को नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन इन डिटेल. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं. बट ये क्राइटेरियाज अगर आप मीट करते हैं, दोनों में से एक या दोनों, तो बहुत आपके लिए एडवांटेज होगा, एंड दिस विल बेनिफिट यू अ लॉट. तो इसके बाद अगर सिर्फ इतना सा है कि ज्यादातर, जैसे पहले ही आपने बोल दिया कि ज्यादातर जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो इसलिए आते हैं कि अपना काम खत्म करने के बाद वो पीआर हो सके. तो ये जो जो बिजनेसेस कर रहे हैं, या जो भी ऐसे आ रहे हैं जो आपने कैटेगरीज बोली हैं, तो उनके लिए पीआर कितना इजी है बाद में? देखिए, बिजनेस स्ट्रीम के अंदर पीआर लेना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपको 4 साल के लिए अपना बिजनेस पे रन करना है, एंड सब्सिक्वेंटली आप अपना बिजनेस परमानेंट वीज़ा डाल सकते हैं. तो इसमें डेफिनेटली एक पाथवे बहुत स्ट्रीमलाइंड है, जिसके थ्रू आप परमानेंट वीज़ा ले सकते हैं. तो पहला फेज़ ही क्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट है. और अगर कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया के साथ है, समबडी हैज़ मनी टू इन्वेस्ट, डेफिनेटली एज अ सेड, सब कॉन्टिनेंट के हमारे जितने व्यूअर्स होते हैं, या जिन लोगों के पास पैसा है,
सिर्फ एक पैसा होना ही अपने आप में नहीं है, यू हैव टू हैव ए बिजनेस आइडिया एज वेल, और एक स्किल भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये कंबाइंड एक वो है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स विद मनी। तो सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं काम करेगा, अगर आपके पास स्किल्स भी हैं और आपके पास पैसा भी है, देन इवेंचुअली थिंकिंग ऑफ कि नहीं मैं पढ़ने आ जाता हूँ, और आपके बिजनेस से चल रहे हैं बट आपको यहाँ बिजनेस सेट करना है, तो उस पर्पज से आप यहाँ पे ये वीज़ा ले सकते हैं जी। अब ये हो गया स्किल्ड का टोटल, जहाँ पे नंबर्स अगर हम ऐड अप करते हैं तो इट कम्स अराउंड 79,600। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड की हमने जहाँ बात की 22,000, और उसके बाद इंडिपेंडेंट के 6,500, 11,200 फॉर ईच स्टेट नॉमिनेशन स्किल्ड प्रोग्राम, और दूसरा स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड या स्किल्ड वर्क रीजनल का। उसके बाद बिजनेस इनोवेशन और ग्लोबल टैलेंट और जो डिस्टिंग्विश टैलेंट, सो ये 79,600 का जो है टोटल है। उसके बाद अब जो मेजर शेयर बेसिकली एलोकेट कर दिया है डिपार्टमेंट ने, वो डिपार्टमेंट ने पार्टनर वीज़ा को दिया है। अब पार्टनर वीज़ा में मैं आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई बहुत, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। पार्टनर वीज़ा मतलब स्टूडेंट वीज़ा का पार्टनर नहीं, टेम्परेरी वीज़ा का पार्टनर नहीं। अगर आपका यहाँ पे पार्टनर जो है वो परमानेंट वीज़ा होल्डर है या सिटीजन है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई पार्टनर है, चाहे वो डी फैक्टो पार्टनर हो या आप किसी के साथ मैरिड हैं जो यहाँ पे परमानेंट वीज़ा होल्डर है, पीआर होल्डर है या सिटीजन है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है पार्टनर वीज़ा के लिए। रिलेशनशिप के कुछ क्राइटेरियाज आपको मीट करने होते हैं, अगर आप वो सब मीट करते हैं तो आप पार्टनर वीज़ा डाल सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है कि ये जो नंबर ऑफ सीट्स है, इतना नंबर बढ़ाने का एक सिर्फ रीज़न यही है कि ऑनशोर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के पास ये वीज़ा की ऑप्शंस होती हैं, बट उनका प्रेफरेंस फिर भी स्किल्ड के तरफ रहता है। क्योंकि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स की कॉल आता है, सर मेरे पास पार्टनर है जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, बट मेरी पहली प्रेफरेंस स्किल के बेसिस पे है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका स्किल का पाथवे अभी 1-2 साल दूर है, तो डेफिनेटली फिर आप कंटिन्यू रखें अपने स्किल के पाथवे को, अगर पार्टनर को आप नहीं डालना चाहते हैं। बट इन द करंट सिनारियो, अगर आपको पार्टनर वीज़ा के ऊपर ऑप्शन है और आप डाल सकते हैं कि आप डी फैक्टो रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ या मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आप पार्टनर वीज़ा को प्रेफरेंस दें, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इसमें बढ़ गई हैं एंड डेफिनेटली उसमें एक एडवांटेज रहेगा आपको डालने के लिए। आपने बोला कि नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ गई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये न्यूज़ बहुत है कि अब पार्टनर के लिए भी इंग्लिश टेस्ट कंपलसरी है या और रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो चेंजेस कितना इफेक्ट कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं? देखो, ये मैं अगेन एज अ माइग्रेशन एजेंट मैं इस चीज़ को कभी भी गलत नहीं समझता कि आप एक ऐसी कंट्री में आ रहे हैं जिसके अंदर आपको एक लैंग्वेज की स्किल्स थोड़ी सी कंट्रोल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग अपनी कम्युनिटी से थोड़ा सा बाहर भी निकलते हैं, जहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं यहाँ के ऑस्ट्रेलियंस के साथ या दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ, जहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज रहती है। तो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स को इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम टफ नहीं निकालनी है। फंक्शनल इंग्लिश या रिक्वायरमेंट्स उस तरह से रहेंगी, और ये वैसे भी इंट्रोड्यूस होनी है अभी लेट इन दी 2021। तो आई एम श्योर, मैंने आज तक पार्टनर वीज़ा की बहुत सारी एप्लीकेशंस करी हैं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे किसी क्लाइंट के पास उतनी स्किल्स नहीं है। सबके पास डेफिनेटली उतनी स्किल्स हैं, जिसके ऊपर बस एक वो क्या होता है, थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि अब एग्जाम देना पड़ना है। तो वो डर को आप अपने लिए अच्छा ही समझें। अगेन एक सिर्फ एक तरीका है उसको इंट्रोड्यूस करने का। अब आप सिर्फ ऐसा नहीं करेंगे कि अपने पार्टनर को देख के ही चूज़ करेंगे कि जिसके पास एक लैंग्वेज की एबिलिटी हो। बट हाँ, इसमें दे आर नॉट गोइंग टू कीप, जैसे कि अब 7 ईच या 8 ईच लेने वाला क्राइटेरिया नहीं आएगा जिसके लिए आपको मुश्किल होगी। तो मेरे हिसाब से इतना घबराने वाली बात नहीं है। और अगेन आपको लगता ही है कि अगर आपके पार्टनर के पास ऐसी स्किल्स नहीं है, तो अब आपके पास अगले 6-8 महीने का टाइम है अभी भी, क्योंकि अगले साल एंड में इन्होंने ये ऑप्शंस इंट्रोड्यूस कर दी हैं। तो डेफिनेटली उससे पहले अपनी पार्टनर वीज़ा की एप्लीकेशन आप प्रोसेस करवाएं। बट इवन इफ इट गेट्स इंट्रोड्यूस, मेरे हिसाब से बहुत ही रीजनेबल और मैनेजेबल रिक्वायरमेंट्स होगी। जी हाँ, तो पार्टनर वीज़ा में 72,300 सीट्स टोटल हैं इस साल के लिए। और उसके साथ पेरेंट कैटेगरी के अंदर अगर आप पेरेंट वीज़ा डालना चाहते हैं परमानेंट कैटेगरी में, तो बहुत सारे हमारे जो पीआर और सिटीजन्स ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, जिनके पेरेंट्स ओवरसीज़ हैं, उनको बुलाना है परमानेंट वीज़ास पे, तो आप कंसिडर करिए ये ऑप्शंस डेफिनेटली। जैसे अगर एजेड पेरेंट वीज़ा कैटेगरी है जिसमें आप कॉन्ट्रीब्यूटरी और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी दोनों डाल सकते हैं, तो अगर आपका पेरेंट अगर पेंशन एज में है यहाँ पे और आप उनके लिए वीज़ा डालना चाहते हैं, चाहे वो विजिटर पे यहाँ पे हो या आप उनको ओवरसीज से बुलाना चाहते हैं जब भी आगे जाके, या उनके लिए ओवरसीज से कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी या नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी वीज़ा डालने चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसमें अब इन्होंने नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई हैं, तो डेफिनेटली दे विल ग्रांट मोर वीज़ास इन दैट।
ये पेरेंट वीजा का तो वाकई, क्योंकि कई सालों से ये डिमांड में था कि हमें पेरेंट वीजा चाहिए, स्पेशली अपने इंडियंस के लिए, जो इलेक्शंस के टाइम पे भी ये एक मुद्दा लेके रखा हुआ था कि हमें पेरेंटल वीजा चाहिए, जो चीप चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे पेरेंटल वीजा की फीस बहुत ज्यादा है। और आपने ये बोला है कि उसमें सीट्स बढ़ी हैं, तो क्या उसमें कोई फीस का भी चेंजेस आई है? नहीं, देखिए फीस अभी वहीं की वहीं है, बट इसमें मेरे पास डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूटरी और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी एजेड पेरेंट वीज़ा में एक अच्छी ऑप्शन है, जहाँ पे अगर आपके पेरेंट, जैसे मैंने बोला कि वो पेंशन एज के हैं, अगर वो ऑनशोर हैं, जैसे विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप उनके लिए वो पेरेंट वीज़ा 804 सब क्लास डाल सकते हैं। उसमें क्या है कि फ़ीस, अगेन उसका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, बट उसमें उनके पास एडवांटेज होती है कि दे कैन स्टे हियर ऑन अ ब्रिजिंग वीज़ा, तो वो ब्रिजिंग वीज़ा पे यहाँ पे रह सकते हैं। तो ओवरऑल एक हाँ, अगर आपके पेरेंट की एज 65 से कम है तो डेफिनेटली आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी की तरफ ही देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी में ब्रिजिंग वीज़ा नहीं मिलता है। और इसके चक्कर में अभी 2018 में इन लोगों ने ये चलते हुए इन्होंने एक वीज़ा इंट्रोड्यूस किया था 870। अब उस 870 वीज़ा के अंदर वो टेम्प्रेरी वीज़ा है, वो परमानेंट सब क्लास नहीं है, बट उसमें 3 से 5 साल का स्टे उन्होंने बोला था कि अलाउ करेंगे वो लोग रहने के लिए, विच इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन। और वो आप 10 साल तक अपने पेरेंट को यहाँ पे रहने भी दे सकते हो उस वीज़ा पे। तो अगर आपको वो पाथवे लेना है कि आपको पहले वो डालना है और जब तक फिर वो 65 प्लस हो जाए तो आप 804 डाल सकते हैं ऑनशोर, तो अपने आप एक आपके पास एक पाथवे बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि दो पेरेंट्स हैं और $95,000 फीस बहुत ज़्यादा है स्पेंड करने के लिए, तो डेफिनेटली आप ये ऑप्शन कंसिडर करिए कि पहले उनको 870 पे यहाँ पे रखें, 3 ईयर्स या 5 ईयर्स टर्म डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर उनका जब एक पेंशन का एज हो जाता है, आपके एक पेरेंट का, फादर का, या जो भी आपका सिंगल पेरेंट है, तो उस हिसाब से आप उनका नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी में एज पेरेंट वीज़ा डाल सकते हैं। जी ग्रेट। और मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे क्वेश्चन स्पेशली पेरेंटल वीजा पे हमारे पास भी आए थे, पहले भी आए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड या किसी भी वीजा के रिलेटेड, तो कुणाल जी का नंबर नीचे दिया हुआ है, प्लीज आप उनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर अपने क्वेश्चन हमें डायरेक्टली भी भेज सकते हैं अपना friendchannel@gmail.com। तो ओके, अब मेरे पास एक मैं ऑब्वियसली मैं विक्टोरिया में ऑपरेट करता हूँ, तो मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन विक्टोरिया की तरफ ज़्यादा रहता है। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं, एक तो मैं पहले फैमिली स्केल कैटेगरी पे थोड़ा सा और बताना चाहूँगा जी। तो 9-1 फैमिली कैटेगरी के ऊपर जिस दिन बजट हुआ था उसके नेक्स्ट डे ही डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे वीज़ाज फाइनलाइज करे हैं। अब इसका स्ट्रेट एक कनेक्शन इस बात से है कि फैमिली कैटेगरी के ऊपर फिर भी वो फोकस कैरी ऑन रखेंगे और उस पर थोड़े से वीज़ा ज़्यादा ग्रांट करेंगे। अब ये सारे स्किल्ड माइग्रेंट्स, जितने लोग यहाँ पे स्किल्ड वीज़ा की कंसिडरेशन में हैं और उनका कोई भी फैमिली मेम्बर जो अप टिल फर्स्ट कज़न है, आपके ब्रदर, आपके कोई फैमिली में रिलेशनशिप पैटर्नल या मैटरनल साइड से हैं और जो फर्स्ट कज़न तक आपके यहाँ पे हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर वो ऑस्ट्रेलिया के किसी भी रीजनल एरिया में रह रहे हैं और वो यूजुअल रेजिडेंट हैं। तो उसके अंदर आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं अपने फैमिली मेम्बर की तरफ स्पॉन्सरशिप के, और साथ साथ आपके अगर ज़्यादा पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसमें कोई और क्राइटेरिया नहीं है एक्सेप्ट कि आपका फैमिली मेम्बर जो है कि यूजुअल रेजिडेंट होना चाहिए रीजनल एरिया में, इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन जो है, आई वुड से नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है जिन लोगों के 189 के पाथवेज नहीं बन रहे हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे, और अगर वो रीजनल एरिया में रह रहे हैं, उसमें कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, बट मेरी रिकमेंडेशन हमेशा रहती 3 से 6 महीने अगर वो रह रहे हो जब हम अप्लाई करें, तो एक एडवांटेज है, क्योंकि फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन देने में थोड़ी आसानी होती है, यू कैन प्रोवाइड इनफ डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपको लगता है कि आपके 189 के लिए इनफ पॉइंट्स नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी ऑक्यूपेशंस अब 189 की हैं और जो 90 पॉइंट्स पे एप्लीकेंट्स वेट कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स हमारे हर जगह पे एक सही क्वेश्चन पूछते हैं कि 90 पॉइंट्स पे हमारा इन्वाइट आएगा, 85 पे आएगा। तो इस साल के अंदर एट 85 या 90 थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है अगर आपकी ऑक्यूपेशंस में बहुत ज़्यादा सीट्स ऑलरेडी अभी पिक नहीं हुई हैं, क्योंकि लास्ट इन्विटेशन डिपार्टमेंट ने जब दिया था वो जनवरी में दिया था, जब उन्होंने 90 पॉइंट्स पे पिक किया था आईटी के एप्लीकेंट्स को, इंजीनियरिंग के एप्लीकेंट्स को, जब मार्च का राउंड हुआ था 2020 में, तो उसमें काफ़ी सारे लोग 90 वाले जनवरी एंड तक के पिक हो गए थे। तो फरवरी से लेके अभी तक काफ़ी सारे एक ऑक्यूपेशंस में 90 पॉइंट्स के एप्लीकेंट्स को पिक नहीं किए। इनफैक्ट आईटी और कई इंजीनियरिंग ऑक्यूपेशंस में तो 95 से अप्रैल में से पिक भी नहीं किया हुआ है। तो आप ये समझ लें कि सबसे पहले अगर इन्विटेशन राउंड होता है तो सबसे पहले जिनके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं उनको पिक करते हैं। 100 वाले अगर कोई एप्लीकेंट्स हैं जो काफ़ी कम होंगे आईटी इंजीनियरिंग में, तो पहले वो पिक होंगे, उसके बाद 95 पॉइंट्स वाले होंगे और उसके बाद 90 पे आएगा। तो ओवरऑल सीट्स को देख के आपको खुद ही समझ जाना चाहिए। अब 11 अक्टूबर को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनविटेशन राउंड होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है, तो होपफुली हो सकता है आज या कल में इनविटेशन राउंड हो और वो कुछ इनवाइट करें।
तो 11th ऑफ एवरी मंथ जो राउंड होता है उसमें 189 के इन्विटेशंस आएंगे और 491 फैमिली स्पॉन्सर्ड के इन्विटेशंस आएंगे। तो अगर आपको लगता है फैमिली स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आपके पास ऑप्शन है, आपका फैमिली मेम्बर रह रहा है, तो इमीडिएटली आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में हेल्प कर सकते हैं। और कुछ अगर क्वेश्चंस भी हो तो वी कैन डेफिनेटली आंसर। बट ये एक बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है, क्योंकि आधे बार मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स का फ़ोन आता है, नहीं सर मेरा कज़न रहता है बट मुझे पता ही नहीं था ये ऑप्शन है। तो आप इस ऑप्शन को सबसे आगे प्रायोरिटी में रखें। हाँ, इसमें अकाउंटेंट्स को थोड़ा सा एक्सक्लूजन करूंगा मैं, क्योंकि अकाउंटेंट्स के पास ऑलरेडी इस टाइम पे काफ़ी अकाउंटेंट्स को लेके सीट्स वैसे ही काफ़ी कम है। तो डेफिनेटली आप फोकस ये करें कि आपको कुछ ना कुछ और स्किल ही लेनी पड़ेगी अगर आपको कुछ अपना परमानेंट वीज़ा का पाथवे बनाना है, या फिर आपको फोकस करना पड़ेगा 100 पॉइंट्स की तरफ ही। सो यही दो ऑप्शंस हैं अकाउंटेंट्स के लिए तो मेरे पास बनाने के लिए। विक्टोरिया की मैं आपसे बात कर रहा था, तो विक्टोरिया बेसिकली स्टेट ने अभी क्या कर रहा था, जब अपना इंटरिम प्रोग्राम अभी बीच में अनाउंस हुआ था, जहाँ पे इंटरिम एलोकेशन की थी सारी स्टेट्स को डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने, कि हम जितनी भी क्रिटिकल ऑक्यूपेशंस हैं उन सब ऑक्यूपेशंस के लिए हम एलोकेशन थोड़ी थोड़ी स्टेट्स को दे रहे हैं कि वो उन लोगों को इन्वाइट कर लें जब तक हम फाइनल प्रोग्राम या बजट नहीं करते हैं। तो इसमें विक्टोरिया स्टेट नॉमिनेशन ने काफ़ी क्रिटिकल ऑक्यूपेशंस के लिए इनकी एप्लीकेशंस रिसीव करी हैं। ऑलमोस्ट उनका लास्ट अपडेट यही आया था कि 2400 एप्लीकेशंस उनके पास गई हैं, जबकि उनके पास सिर्फ 600 सीट्स थी 190 के लिए और 200 सीट्स थी 491 के लिए। अब उन्होंने बोला था कि 5 अक्टूबर को वो लोग बंद कर देंगे ये प्रोग्राम, तो जितने लोगों को इन्वाइट किया उतने ही चलेंगे, उसके बाद दे विल नॉट इन्वाइट एनीवन फर्दर। बट लास्ट अपडेट अभी विक्टोरिया का यही आया था कि हम 5 अक्टूबर के बाद भी कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेंट्स को इनवाइट करना, जिन लोगों को हमने पहले, जिन्होंने हमसे इनवाइट करा अप्लाई करा हुआ जिन लोगों ने। तो आप तो अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक उनका नया प्रोग्राम नहीं इंट्रोड्यूस होता है, बट एटलीस्ट जिन लोगों ने अप्लाई इंटरिम में करा हुआ है उन लोगों के लिए अभी भी होप है कि उनकी एप्लीकेशन अभी भी प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि दे स्टिल हैव नॉट इन्वाइटेड 600 एप्लीकेंट्स इन 190 सो फार, और ना ही 491 में 200 लोगों को अभी तक इन्होंने इन्वाइट किया है। तो अभी भी अभी उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, अभी जिन लोगों ने, जैसे काफ़ी नर्सेज हैं जो अभी भी वेट कर रही हैं, काफ़ी लोग अभी भी मेडिकल सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे वो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे एज अ सिविल इंजीनियर हो। तो किसी भी तरह से अगर आप क्रिटिकल को सपोर्ट कर रहे थे, आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है। विक्टोरिया मोस्ट लाइकली अगर अपनी ऑप्शंस निकालेगा तो वो उन्हीं लोगों को प्रेफर करेगा जो ऑनशोर अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं 6 महीने या साल से। तो अगर आप अपनी फील्ड में काम नहीं कर रहे हो तो आपको यही रिकमेंडेशन है, स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर वर्क अपनी फील्ड में, क्योंकि आने वाले टाइम पे अब जो अपनी एक फील्ड में काम कर रहा है उसको ही पहली प्रेफरेंस देंगे स्टेट नॉमिनेशन में भी। अब इस हिसाब से बाकी सारी स्टेट्स के लिए भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट अगेन विद इन नेक्स्ट 1 मंथ काफ़ी ज़्यादा स्टेट नॉमिनेशंस और सबकी स्टेट नॉमिनेशंस खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो जब वो स्टेट नॉमिनेशन खुलती है तब आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, या अगर आपके पास अभी भी जहन में कोई सवाल है तो डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस की स्टेट नॉमिनेशंस कब खुलनी है। बट अगेन अगर आपको लगता है आप वेट कर सकते हैं तो अगले 3 या 4 हफ्ते में काफ़ी स्टेट नॉमिनेशंस ओपन हो जाएंगी, और जब स्टेट नॉमिनेशंस ओपन होंगी तो उनके साथ साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स भी रोल आउट होंगी कि ये रिक्वायरमेंट्स उनके लिए हैं। बट हाँ, अपनी फील्ड में काम ढूंढना शुरू करें, चाहे आप रीजनल में अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप मेट्रो में अप्लाई करना चाह रहे हैं, दैट इज द वे फॉरवर्ड। आपने अभी रीजनल की और दूसरों की बात करी है, तो क्या रीजनल को लेके या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया को लेके जो चेंजेस पीछे आई थी, पहले ऑलरेडी आई थी, क्या उनको लेके कुछ फर्दर चेंजेस आई हैं या वो अभी भी वही हैं? वहीं अभी तक देखिए स्टेट नॉमिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट्स अभी तक रोल आउट नहीं हुई है, बट मैंने जैसे आपको बोला कि 491 फैमिली का इनविटेशन आना अपने आप में एक फोकस है कि दे वांट पीपल जो रीजनल में जाके रहें। 491 वीज़ा की पहली कंडीशन ये है कि अगले जो आपको 5 साल का वीज़ा देते हैं उसमें 3 साल आपको रीजनल में रहना है और रीजनल में ही काम भी करना है और एक मिनिमम इनकम भी वहाँ पे बनानी है। तो डेफिनेटली ये इसमें कुछ चेंजेस नहीं करे हैं, आई बिलीव ये आगे जाके ऐसा ही रहने वाला है। नंबर ऑफ सीट्स भी उन्होंने एलोकेट कर रखी हैं इतनी, अगर 11,200 सीट्स हैं तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्गर पुश है, क्योंकि 494 के एप्लीकेंट्स कंपेरेटिवली काफ़ी कम होते हैं एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड 186 के कंपैरिजन में। तो मेरे हिसाब से अभी भी क्या होगा, 491 रीजनल को ही सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगी और सबसे ज़्यादा सीट्स जाएंगी। इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको रीजनल में जॉब मिल रही है और 6 महीने से आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए अपने आगे जाके एक एडवांटेज रह सकता है। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है कुणाल जी। अच्छा, मेरे पास अब 2 अपडेट्स जो मैंने आई थिंक कवर मोस्ट लाइकली कर लिए हैं। एक तो 485 वीज़ा के लिए था, जो काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज हम लोगों को आती हैं कि ओवरसीज स्टैंडर्ड वाले 485 वीज़ा होल्डर्स जिन लोगों के पास 1 फरवरी 2020 को वीज़ा था, वो स्टूडेंट वीज़ा था, और अगर वो 485 एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो वो ओवरसीज से रह के भी 485 अप्लाई कर सकते हैं।
सिर्फ उनको ये जरूर अपने दिमाग में रखना है कि दे हैव हेल्ड अ स्टूडेंट वीजा ऑन द 1 February 2020। अगर वो अब उन्होंने रिक्वायरमेंट मीट करी है तो वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा जो भी 485 की रिक्वायरमेंट्स हैं डेफिनेटली आपको वो मीट करनी पड़ेंगी टू बी एबल टू अप्लाई। एक और चेंज जो इसमें आया था 485 के लिए कि जो 6 महीने का टाइम होता है कि आप विद इन 6 मंथ्स अप्लाई कर सकते हो कोर्स खत्म करने के कंप्लीशन डेट के बाद, वो अब 6 महीने से 12 महीने है अगर आप ओवरसीज से अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप कोविड इफेक्टेड हैं और अब ओवरसीज स्टैंडर्ड हैं अपने और वापस नहीं आ पा रहे हैं और आपको टीयर अप्लाई करनी है तो आप ओवरसीज से कर सकते हैं विद इन 12 मंथ्स ऑफ योर कंप्लीशन डेट। और एज आई सेड बिफोर एज वेल कि अगर आपको वीज़ा वहाँ से अप्लाई करते हैं और वो ग्रांट भी हो जाता है तो जो आपका 2 साल का पीरियड शुरू होगा या 18 महीने का पीरियड शुरू होगा डिपेंडिंग कि आपने पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम डाला है या ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम, तो वो आपका शुरू तभी होगा जिस दिन आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करेंगे। एक दूसरी कैटेगरी जो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे इफेक्टेड है वो है 887 वीज़ा होल्डर्स जिन लोगों ने 489 के थ्रू पाथवे लिया था। अब उन लोगों के लिए भी कंसेशन इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि एक 489 वीज़ा के थ्रू अगर आप 887 पे जाते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट थी कि आपको 2 साल रीजनल में रहना है और 1 साल फुल टाइम काम करना है एटलीस्ट 35 आवर्स पर वीक। तो वो दोनों रीजनल के रहने में और आपका एम्प्लॉयमेंट पे दोनों में आपको कंसेशन दे दिया गया है। अब रहने की जहाँ कंसेशन की बात आती है वहाँ पे जो 2 साल की रिक्वायरमेंट थी उसमें आपको 6 मंथ्स का कंसेशन है और अगर आप ऑफ शोर से अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है तो 6 मंथ्स का आपको कंसेशन है। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर आप ऑफशोर हैं तो आपको 3 महीने का एम्प्लॉयमेंट का कंसेशन मिलेगा। तो 9 मंथ्स का आपको एम्प्लॉयमेंट दिखाना है, आपके पास रीजन में होना चाहिए और 1.5 ईयर्स का स्टे होना चाहिए तो आप ऑफशोर से भी 887 वीज़ा डाल सकते हैं। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये कंसिडरेशन सब उनके लिए है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन ही 19 सितंबर को हुई थी। तो उसके बाद भी जितने लोग अप्लाई करने के लिए करेंगे ये उन लोगों के लिए है सिर्फ, नॉट द वंस जिन लोगों ने उससे पहले अप्लाई करा हुआ है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कंसेशन है जब ओवरसीज़ में अगर वो फंसे हुए हैं और वो अभी भी 887 वीज़ा का डालना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है उनका 489 खत्म हो रहा है या उनको लगता है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अगर उनको सपोर्ट कर रही हैं जो मैंने बताई तो डेफिनेटली आप पैसे डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक जो और एक स्ट्रीम थी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। कुणाल जी आपने वाकई में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन एट द एंड मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलूंगी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कुणाल जी को डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, उनका नंबर नीचे दिया हुआ है, और या फिर अपने क्वेश्चंस आप हमें भी भेज सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार उनके आंसर्स लेके आए और कुणाल जी को डायरेक्टली वो क्वेश्चंस पूछें। सो कुणाल जी अभी तो आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम निकाला और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली आते हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स की तरफ से आते हैं, और वही क्वेश्चंस हम आगे भी लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हीं का आंसर हम आगे भी अपने व्यूअर्स को देते रहें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।